पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया। ये कार्यक्रम पूरे भारत में बढ़ रहे वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए लाया गया है। इसमें 2017 को आधार वर्ष मानकर 2024 तक PM 2.5 और PM 10 को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तीन बुनियादी पहलुओं जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, आय और शिक्षा की स्थिति के आधार पर मानव विकास का मूल्यांकन किया जाता है। आपको बता दें कि HDI 3 संकेतकों जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा की स्थिति के आधार पर तैयार किया जाता है। हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? हुबली, बेंगलुरु, मैसूर या फिर मंगलौर? सही जवाब है इसका हुबली। रेल मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के हुबली में एक रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। मंगल ग्रह पर UAE का पहला मिशन। आइए देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के पहले मंगल मिशन होप की लॉन्चिंग होने वाली है। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन किन 2 राज्यों के मध्य शुरू की जा रही है? मध्य प्रदेश से बिहार, महाराष्ट्र से बिहार, उत्तर प्रदेश से केरल या फिर महाराष्ट्र से तमिलनाडु? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से बिहार। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल शुरू होने वाली है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन करेगी। हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक के पास देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन किसान रेल की शुरुआत की गई। इसकी घोषणा वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में की गई थी। इस ट्रेन से सब्जियों, फलों जैसे खराब हो सकने वाले कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने में मदद मिलेगी। इसमें फ्रोजन कंटेनरों की व्यवस्था है, जिससे यह कृषि उत्पादों के साथ साथ मछली, मांस और दूध जैसे उत्पादों के लिए सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन निर्मित करेगा। उत्तर प्रदेश के नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन, समसपुर, सांडी और सरसई नावर को भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो चलिए अब उन आर्द्र भूमियों को देख लेते हैं जिन्हें रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। इसमें पंजाब की नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशोपुर वेटलैंड और ब्यास वेटलैंड साइट्स शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सरसई नावर झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी और समन बर्ड सेंचुरी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें महाराष्ट्र की नंदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी भी शामिल है। दुनिया के 70% बाघ भारत में हैं और इनके संरक्षण का प्रयास भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हाल ही में संपन्न वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया था? ऑप्शंस है भारत, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका या चीन। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में भारत सहित 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, संयुक्त राष्ट्र एजेंसीज, सिविल सोसाइटीज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों और देश के नेताओं ने हिस्सा लिया।
उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने को मंजूरी दी गई है? बरेली हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा या झांसी हवाई अड्डा? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को मंजूरी दे दी है। कुशीनगर हवाई अड्डा कई बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों जैसे श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी के नजदीक स्थित है। निम्न में से किस देश को हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है? ऑप्शन है भारत, आयरलैंड, कनाडा या मैक्सिको। हाल ही में हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के चुनाव में भारत को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इस जीत के लिए भारत को मतदान के लिए उपस्थित 192 सदस्य देशों के 128 यानी 2/3 मतों की जरूरत थी, जिसमें भारत ने 184 मत हासिल किए। सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सदस्यता के लिए भारत के अलावा आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी चुना गया है, जबकि कनाडा की इस चुनाव में हार हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कनाडा। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपने नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है? संसदीय कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री ने अपने वर्तमान नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक समूह ने सबसे पहले मंत्रालय का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। यह नई शिक्षा नीति के मसौदे में एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी। आपको बता दें कि नाम में परिवर्तन शिक्षा और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। दिल्ली सरकार द्वारा घोषित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए कितने लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है? ऑप्शंस हैं 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या फिर 3 लाख। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 1.5 लाख। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि देने की बात कही है। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहला मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से होते हुए त्रिपुरा के अगरतला तक पहुंचा। आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जापान और उसके आसपास के क्षेत्रों में टाइफून कहा जाता है, जबकि अमेरिका में इसे हरिकेन और ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहा जाता है। बाघ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के भाग 1 में शामिल है। इसके संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। एक बड़े कदम के रूप में 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यह एक व्यापक केंद्रीय कानून है जो विलुप्त हो रहे वन्यजीवों तथा अन्य लुप्तप्राय प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति और सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, वहीं कुछ अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में हृदय स्पंदन, शरीर का संतुलन बनाना इत्यादि शामिल हैं। रक्तदाब, लार आना और उल्टी का आना इत्यादि जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी।
कमरे के ताप पर पारा होता है? ठोस, द्रव, गैस या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है द्रव। तत्वों को साधारण तौर पर 3 भागों में हम लोग बांटकर देखते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम ये सब धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, जो कि 0 से 49 स्कोर वाली एस्पिरेंट श्रेणी में शामिल थे, उन्हें 50 से 64 स्कोर वाली परफॉर्मर श्रेणी में शामिल किया गया है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश 23वें स्थान पर, ओडिशा 15वें स्थान पर और सिक्किम 7वें स्थान पर आ गया है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का जिक्र है। अनुच्छेद 5 के मुताबिक संविधान के प्रारंभ होने के साथ ही भारत में रहने वाले या पैदा होने वाले भारत के नागरिक कहलाए। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो टीएफआर में 2040 तक तेजी से कमी आएगी, जो कि 2100 तक 1.29 होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत में अभी टीएफआर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 के बेहद करीब है। अप्रैल 1973 जिस दिन सचिन का जन्म हुआ, उस दिन एक घटना उससे भी बड़ी घटी, और उस घटना का नाम यह है कि केशवानंद भारती नाम के एक बहुत प्रसिद्ध मुकदमे का जजमेंट आया, और उस जजमेंट ने भारत के संविधान को हमेशा के लिए बदल दिया। संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, किंतु संविधान को फिर से लिख नहीं सकती है, पुनर्लेखन नहीं कर सकती है। और इसलिए एक बात का ध्यान रखना है कि संविधान में एक चीज होती है मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर। संसद कितने भी बहुमत से संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून माह में हुई नीति आयोग की बैठक में 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जिक्र किया था। पहली बार MPI 2010 में जारी हुआ था। यह UNDP के HDRO और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के OPHI द्वारा लॉन्च किया जाता है। बहुआयामी गरीबी मापन में 3 आयामों और 10 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। कोरोना पर काबू पाने के लिए भारत सरकार कई तरह के एहतियात बरत रही है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, IPC और CRPC के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा का मकसद देश में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकना है।
इस वर्ष रिपोर्ट में भारत को 190 अर्थव्यवस्थाओं में 63वीं रैंक और 71.0 स्कोर प्राप्त हुआ है। भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 14 स्थानों का सुधार किया है। नीति आयोग के कार्यों की बात करें तो भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों व कार्यक्रमों का प्रोजेक्ट तैयार करना, केंद्र एवं राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह देना, इसके अलावा सरकार के सभी स्तरों पर ज्ञान तथा रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करना नीति आयोग के कार्यों में शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्य युवाओं को उद्यमशीलता को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत ज्ञान, नवाचार, क्षमता निर्माण, कार्यबल, उद्योग और बाजार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि 18 माह की है। इसके अंतर्गत अधिकतम 18 महीने में प्रत्येक एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस EIR को 3.6 लाख रुपए की अधिकतम सहायता के रूप में प्रति माह निर्वाह के लिए अधिकतम 30,000 रुपए दिए जाएंगे। – 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि उत्पादों को मार्केट मुहैया कराने के लिए सरकार ने बजट में 16 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया है। इसमें मॉडल एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 2016, एग्रो प्रोडक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करने को बढ़ावा देना, पानी की कमी से जूझ रहे 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए उपाय करना, अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने के लिए PM कुसुम स्कीम के तहत 20 लाख किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप और 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप से जोड़ा जाना शामिल है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 जारी किया गया। इस सूची में स्पेन लगातार तीसरी बार शीर्ष पर रहा, जबकि यमन अंतिम पायदान पर रहा। देश को विकसित करने के मकसद से 15 जुलाई 2015 को पूरे भारत में कौशल भारत, कुशल भारत योजना यानी स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देना और देश के लगभग 40 करोड़ भारतीयों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2022 तक प्रशिक्षित करना है।